बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है और दोनों एलील्स जो हो वो क्या हो म्यूटेटेड हो तब ये एक्सप्रेस होगा। इसकी बैकग्राउंड पहले पढ़ते हैं। सही है, एक जीन होता है जिसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी जीन या CFTR जीन। सही है, ये जीन क्या करते हैं, ये एनकोड करते हैं एक चैनल प्रोटीन को जो हमारे एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सही है, ये चैनल प्रोटीन क्या करते हैं, या तो ये आयंस के ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो या क्लोराइड आयन होंगे या वो क्या होंगे बाइकार्बोनेट आयन होंगे। मोस्टली हर जगह पर क्लोराइड, लेकिन जो पेनक्रियाज होते हैं वो ये GIT में बाज़ जगह पर ये क्या करते हैं, क्लोराइड के साथ साथ बाइकार्बोनेट को भी ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ पर एपिथेलियम में ये चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, लाइक स्वेट ग्लैंड हो गए, रेस्पिरेटरी ग्लैंड में हो गए, या एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक ग्लैंड में भी होते हैं। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है GIT में होते हैं, और हमारे जो मेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। सही है, जब ये म्यूटेशन हो जाए, सही है, ये इस CFTR जीन में, सही है, फिर क्या हो जाता है, जो चैनल्स बनते हैं वो या एबनॉर्मल बन जाते हैं या ये बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होते। तो इस म्यूटेशन में क्या होगा, या तो ये CFTR जीन क्या बन जाएगा, ये एबनॉर्मल हो जाएगा। सही है, एबनॉर्मल प्रोटीन से एनकोड करेगा, या ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा। सही है, या ये क्या होगा, मॉडिफायर जीन्स होंगे, यानी कि इर्द गिर्द की जीन्स होते हैं उनका अपना इफेक्ट इस पर आ जाता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक्स में। सही है, अब ये क्या करेगा, एबनॉर्मल आयन के ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये एबनॉर्मल आयन के ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा, एक एबनॉर्मल फ्लूइड सिक्रेशन होगी एपिथेलियल सेल्स ऑफ दीज सिस्टम्स। सही है, उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है, GIT आता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक आता है, वगैरह वगैरह। अब जब ये एबनॉर्मल आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो जो म्यूकस बनता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। सही है, जब ये विस्कस होता है तो हमारे जो एपिथेलियल सेल के ऊपर सीलिया होते हैं वो इसको साफ नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज पैदा करते हैं हमारे एयरवे में, जिसकी वजह से रिकरेंट और क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस होते हैं। क्योंकि ये जो फ्लूइड होते हैं ये वहाँ पर रह जाते हैं, ये साफ नहीं होते, तो हमारे एयरवे के थ्रू जो डिफरेंट बैक्टीरिया जाते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा जो पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं जब उसको ब्लॉक करते हैं तो उससे वहाँ से फिर डिफरेंट पेनक्रियाटिक एंजाइम बाहर नहीं आ सकते ब्लड में, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी हो जाती है। अब ये जो है ना, ये बुक के टॉपिक नहीं है, सही है, लेकिन ये इसका समझना ज़रूरी होता है कंसेप्ट के लिए। तो स्वेट ग्लैंड में अलग होगा, लंग्स, लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये अलग तरह होते हैं। सही है, अलग तरह नहीं मतलब वही सेम चैनल्स होते हैं लेकिन थोड़े मॉडिफाइड होते हैं। सही है, फंक्शंस में। तो ये हमारा एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम है, इन सारों के एपिथेलियम है, चाहे एयरवे हो, लिवर हो, जो भी हो। सही है, इसमें ये जो पर्पल है ये क्या है, ये CFTR चैनल है। ये CFTR चैनल क्या करता है, ये इस क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्लोराइड आयन को बाहर ल्यूमिन की तरफ। सही है, और साथ साथ ये एक ब्लॉकेज सिग्नल दे देते हैं किस चीज़ को, इस सोडियम चैनल को, इसको बोलते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल। ये जो ब्लू कलर है, ये सोडियम चैनल नॉर्मली क्या करता है, ये अंदर की तरफ सेल के अंदर सोडियम लाता है, लेकिन जब ये क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है तो ये इसको एक ब्लॉक सिग्नल दे देते हैं, तो बाहर की तरफ एक क्लोराइड आयंस भी आते हैं और दूसरी तरफ सोडियम आयंस भी अंदर नहीं जाते, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लोराइड आयंस जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी थ्रू क्या हो जाते हैं, जो अंदर सेल से वाटर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो जब बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो ये क्या है, ये म्यूकस सिक्रेटरी एपिथेलियम्स होते हैं ना, ये जो म्यूकस सिक्रेट कर देते हैं, यहाँ पर जो म्यूकस सिक्रेट होता है वो थिन हो जाता है, थिक के बजाय थिन हो जाते हैं। तो ये सीलियास जो होते हैं वो इसको बीट कर देते हैं और हमारे जो लेरिंग्स होते हैं उस पर ले आते हैं और वहाँ से फिर स्पिट आउट हो जाते हैं। सही है, तो नॉर्मली इसका ये फंक्शन हो गया। अब स्विट्जरलैंड में आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो चैनल्स होते हैं ये उल्टे लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्लोराइड बाहर की तरफ ल्यूमिन की तरफ ले आते हैं, स्विट्जरलैंड में ये ल्यूमिन से अंदर सिल की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये उल्टा लगे होते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं और यहाँ पर इन्वर्टेड रखे। सही है, तो यहाँ से जब स्वेट रिलीज हो जाता है, सही है, जब स्वेट इस डक्ट के थ्रू जाती है ऊपर एपिथेलियम में सिक्रेट होते हैं, तो यहाँ पर ये जो CFTR चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनसे क्लोराइड अंदर की तरफ ले आते हैं। सही है, जब ये क्लोराइड अंदर की तरफ ले आते हैं तो इस चैनल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं कि आपने सोडियम आयन जो होते हैं वो भी बाहर नहीं ले जाना है इस डक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर उसके अपोजिट फंक्शन होते हैं। तो इस सेल के अंदर क्या रह जाते हैं, क्लोराइड आयन रह जाते हैं और सोडियम आयन रह जाते हैं, लेकिन ये इस डक्ट की जो एपिथेलियम होते हैं ये वाटर के लिए क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, तो वाटर इस डक्ट में रह जाते हैं। और इसकी दूसरी साइड पर भी सेम उसी तरह चैनल्स होते हैं जो इसको ऊपर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ले आते हैं। सही है, तो अब यहाँ पर जो फ्लूइड होगा इसमें सोडियम और क्लोराइड नहीं होगा और वाटर होगा जो इसको पोर्स के थ्रू रिलीज करके सरफेस में ले आएगा, और हमारे जो स्वेट होगा उसमें क्लोराइड और सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी।
अब पैथोजेनेसिस में क्या होगा, ये चैनल जो होता है ये एबनॉर्मल होता है, ये इसको भी ब्लॉक नहीं कर सकेगा। जब ये एबनॉर्मल होते हैं तो बाहर की तरफ जो होते हैं सोडियम अंदर की तरफ आते हैं, क्लोराइड बाहर की तरफ नहीं जाती और इस तरह वाटर भी सेल के अंदर रहती है और बाहर नहीं जाती। एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये जो सेल्स म्यूकस रिलीज कर देती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और इसीलिए इसको बीट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से डिफरेंट इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। सही है। इसके अलावा जब स्वेट होता है तो यहाँ से इस स्वेट से क्लोराइड और सोडियम आयंस जो होते हैं वो अंदर की तरफ रह जाते हैं, सॉरी, जब एबनॉर्मल होते हैं तो क्लोराइड आयंस भी इसमें रह जाते हैं और सोडियम आयंस भी इसमें आ जाते हैं। सही है। जिसकी वजह से जब स्वेट रिलीज होते हैं तो उसमें बहुत सारे क्लोराइड और सोडियम आयंस होते हैं और इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब अगला टॉपिक है पैथोजेनेसिस। इसमें सब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज की सही है। इसमें क्या कहते हैं कि हमारे जब क्लोराइड चैनल्स एबनॉर्मल हो जैसे है, जो कि क्या किया है, जो एबनॉर्मल CFTR जीन ने इनकोड किया है, तो क्या होगा, स्वीट ग्लैंड में क्या होगा, जब म्यूटेटेड CFTR होगा तो वहाँ पर जो क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द स्वेट वो कम हो जाएगी। जब क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्वेट कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगी। सही है। तो स्वेट में क्लोराइड और सोडियम आयंस बहुत रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा स्वेट होगा वो हाइपरटोनिक होगा, उसमें सोडियम और क्लोराइड जो बहुत ज़्यादा होंगे। और ये क्या है, टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए CF की। सही है। अब रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में क्या होगा, वहाँ पर ये होता है कि जो म्यूटेटेड CFTR जीन होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोराइड आयन की सिक्रीशन को ल्यूमिन में जाने से रोकता है, यानी कि क्लोराइड आयन की सिक्रीशन कम कर देता है ल्यूमिन को। एज अ रिजल्ट जो होता है सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ल्यूमिन टू द सेल्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस जो होते हैं उनका वो प्रॉपर नहीं रहते। सही है। जिस तरह वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देती थी, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर वाटर नहीं जाएंगे। जब वाटर नहीं जाएंगे तो उसका जो सरफेस होता है वो क्या डिहाइड्रेटेड रह जाते हैं और जो म्यूकस होते हैं वो भी थिक रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो सीलिया उसकी वजह से बीट नहीं कर सकते ताकि वो रिमूव हो जाए। सही है। इसके अलावा क्या हो जाता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे और जो म्यूकोसिलरी एक्शन होगा, जो वहाँ पर सीलिया होते हैं जो इस म्यूकस को रिमूव करने के लिए बीटिंग करते हैं, वो भी डिफेक्टिव बन जाएगा। सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस जो होगा वो विस्केट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सही है। जिसकी वजह से हमारा जो एयरवे होगा वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। सही है। और इसी तरह वहाँ पर डिफरेंट इन्फेक्शन ग्रो करेंगे, जिस तरह रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन है। सही है। अब पेनक्रियाज में क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि क्लोराइड की वजह वहाँ पर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ये CFTR चैनल। सही है। जब ये एबनॉर्मल होते हैं तो वहाँ पर जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं और पेनक्रियाटिक की इन्फेक्शन हो जाती है, पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है। सही है। और इसके अलावा जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती, सॉरी, डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है। सही है। अब ये म्यूटेशन किस तरह होते हैं, जो CFTR जीन होता है ये हमारे DNA को क्या करते हैं, एक सिग्नल ले देते हैं कि आपने क्या करना है, एक खास RNA में कन्वर्ट होते हैं। ये RNA फिर वो मैसेंजर RNA ले जाते हैं, ये कहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो इसके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कर देते हैं और इसके बाद इसको फोल्डिंग के लिए गोल्जी अपरेटस में ले जाते हैं। फिर गोल्जी अपरेटस इसको ले जाते हैं मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ताकि अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो जो मेन म्यूटेशन होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो ये CFTR चैनल है ये मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं होती, जाती नहीं है, यानी कि मेम्ब्रेन पर एब्सेंट रह जाती है। सही है। मेनली ये म्यूटेशन यहाँ पर होता है। इसके अलावा और जगहों पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली होते हैं। ट्रीटमेंट जो होते हैं वो म्यूटेशन की सेवेरिटी, इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर ये सेवेयर हो तो फिर कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ये चैनल बिल्कुल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर माइल्ड म्यूटेशन हो तो फिर जो होता है इसका फंक्शन कम होगा, यानी कि ये इतना डिफेक्टिव है, ये कुछ ना कुछ क्लोराइड आयंस ट्रांसपोर्ट भी कर सकेंगे लेकिन पार्शियली होंगे वो। सही है। अब 70% ऑफ द म्यूटेशन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड को इनकोड करते हैं वो एब्सेंट हो जाती है, डिलीट हो जाती है वहाँ से। सही है। जब ये डिलीट हो जाते हैं जो फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड है, सही है, जिसको के लिए रिप्रेजेंटेशन है F, ये जो F होता है ये वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। कौन सी पोजीशन पर, 508 पोजीशन पर। जो हमारे अमीनो एसिड की चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसमें जो 578 पोजीशन पर जो अमीनो एसिड होते हैं वो F होता है। F क्या है, फिनाइल एलेनिन। तो इस वजह से इस म्यूटेशन को कहते हैं डेल्टा F508 म्यूटेशन और ये बोथ एलील्स में होता है क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है। सही है। और इसको कहते हैं वन जीन वन डिजीज क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। सही है। इसके अलावा जो मोडिफायर जीन्स होते हैं, इर्द गिर्द की जीन्स होते हैं, जिस तरह जो होते हैं MBL2 है और या ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 है। सही है।
MBL2 मेनोस बेंडिंग लेक्टिन 2 है सही। ये क्या करते हैं, ये टॉलरेंस इंक्रीज करते हैं हमारे लंग्स की, बर्दाश्त इंक्रीज करते हैं। जो वायरल एंड माइक्रोब्स वगैरह आते हैं ड्यूरिंग पल्मोनरी इन्फेक्शन, वो क्या करते हैं, उनके लिए हमारे लंग्स थोड़ी देर के लिए क्या रहते हैं, डिफेंसिव रहती है। लेकिन उसके बाद अगेन अगर सीवियर हो जाए तो हम हार मान जाएंगे। इसके बाद मार्पालोजी डिस्कस की है। मार्पालोजी में ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगेन आप लोगों को बहुत इजी समझ आएंगी। पेनक्रियाज में क्या होता है, एक थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते, सॉरी अब उसमें अकोमुलेट हो जाती है, ब्लॉक नहीं होती। जब अकोमुलेट होते हैं तो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड को इस तरह लगता है जैसे कि हम प्रोड्यूस कम करते हैं अपने हार्मोन्स को, इसी वजह से इनकी डायलेशन हो जाती है, यानी कि एक किस्म की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेकिन जब जो डक्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली प्लग हो जाते हैं तो यहाँ पर फिर सिग्नल नहीं आता, तो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की एट्रोपी होती है, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो फाइब्रोसिस होते हैं उसमें और ज़्यादा इंक्रीज आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो एक्सोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं ये क्या इन्वॉल्व होती है फैट्स के एब्जॉर्प्शन में। तो फैट्स के एब्जॉर्प्शन जो होते हैं फिर वो एबनॉर्मल होती है। जब एबनॉर्मल फैट्स एब्जॉर्प्शन होते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल होंगी, जो विटामिन ए, डी, ई एंड के है से है। इसी वजह से बहुत सारे विटामिन ए डिफिशियंसी से हमारे ब्लाइंडनेस आ सकते हैं, विटामिन डी की वजह से हमारे बोन वीकनेस आ सकते हैं। ई जो है तो वो क्या है, ये एक वो है एंटीऑक्सीडेंट है, जो जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट डीएनए डैमेज आ सकते हैं। इस तरह विटामिन के जो होते हैं ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। सही है। जब ये बहुत ज़्यादा सेवियर हो जाती है तो हमारा जो डक्ट्स होते हैं पेनक्रियास के, उसके एपिथेलियम को एक सिग्नल मिल जाती है कि वो अपना जो होते हैं चेंज करे स्क्वेमस एपिथेलियम को। मेटाप्लेजिया हो जाती है यहाँ पर। लेकिन इस मेटाप्लेजिया की वजह से जो म्यूकस इंजरी कस कर देते हैं हमारे डक्ट की सेल्स को, वो और भी इंक्रीज हो जाती है। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेंट में क्या होगा, उसमें ये होता है कि जब बहुत थिक विस्कस प्लग बन जाते हैं म्यूकस के, वो क्या करते हैं, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं बच्चों के, वो ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देते हैं, लेट्स से स्मॉल इंटेस्टाइन है, सही है, यहाँ पर ब्लॉक किया तो इसके पीछे जितनी भी स्टूल्स और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होंगे वो जमा हो जाएंगे। सही है। तो ये जगह इस तरह स्वेल हो जाएंगे, तो स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेकोनियम इलियस। सही है। और ये बच्चों में जब अपीयर हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी उसके लिए क्या है, एक किस्म की इंडिकेशन है। फिर पल्मोनरी चेंजेस, यानी कि लंग्स में किस तरह के चेंजेस आते हैं, एयरवे में। जब म्यूकस प्रोड्यूस होता है सब म्यूकसल ग्लैंड्स रेस्पिरेटरी एयरवे जो होते हैं उसकी वजह से, तो फिर क्या हो जाता है, सबसे पहले तो हमारा एयरवे ब्लॉक हो सकती है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायलेट हो सकते हैं, डिस्टिंग हो सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हो जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो सीले होते हैं, वो अनेबल होते हैं ताकि ये म्यूकस को रिमूव करे, जिसकी वजह से म्यूकस बहुत ज़्यादा देर के लिए रहते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिटिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा लंग एब्सेसिस प्रोड्यूस हो सकते हैं और लंग इन्फेक्शन बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरोसिस जो होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होते हैं या सीडोमोनास ऑरिजिनस है, इस तरह का कुछ नाम है। लेकिन जब ये सीवियर कंडीशन में चला जाते हैं तो हमारी जो सीडोमोनास फैमिली है उसका एक और बैक्टीरिया जो होता है जिसका बुर्कुल्डीरिया कैपेजिया के है, किस इस तरह कोई नाम है, ये डेवलप हो जाता है। और इस इन्फेक्शन को फिर हम क्या कहते हैं कि सिपेजिया सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें डिफरेंट सिम्टम्स और साइंस डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसको एक अलग सिंड्रोम का नाम दिया गया। ऐसे हैं। अब जो लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर में क्या होते हैं कि जब ये थिक म्यूकस आ जाते हैं लिवर में प्रोड्यूस हो जाती है तो ये वहाँ पर जो बाइल कैनालिकुलाई होती है ना वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डक्ट की सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और जो पोर्टल सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन है ना वहाँ पर। एज अ रिजल्ट जो हेपेटिक स्टीटोसिस हो सकता है और लिवर सिरोसिस हो सकता है। एजोस्पर्मिया एंड इनफर्टिलिटी इन 95% ऑफ द मेल होता है जब उनमें CFTR जीन क्या होते हैं, म्यूटेटेड होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर जो वास डिफरेंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि CFTR जीन का इसकी डेवलपमेंट में भी रोल होता है। जब ये म्यूटेटेड होते हैं तो वास डिफरेंस जो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो एब्सेंट रहता है मेल्स में, जिसकी वजह से 95% ऑफ द मेल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या रहते हैं, इनफर्टाइल रहते हैं। अब क्लिनिकल कोर्स में इसमें क्या कहते हैं, जो 5 to 10% चिल्ड्रन होते हैं उसमें एट बर्थ या जब मेकोनियम अटैक होते हैं यानी कि उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग बन जाती है तब पता चलता है। सही है। ये जो म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, ये क्या होता है, ये इन्होंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए। सही है, मिक्स लिखा है लेकिन यहाँ पर मैंने अलग किए। जब 10 to 5% ऑफ CFTR म्यूटेशन जो होते हैं उसमें एक सेवियर म्यूटेशन होता है एक एलील में और दूसरे में माइल्ड म्यूटेशन होता है, यानी कि यहाँ पर ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक होमोजाइगस कंडीशन, दोनों एलील जो होते हैं डिफेक्ट हुए। जब ये इस एलील में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा सेवियर हो और इसमें माइल्ड हो या दोनों में माइल्ड होते हैं तो फिर एज अ रिजल्ट जो फिनोटाइप बन जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बन जाते हैं, उसमें जो पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसका फंक्शन कुछ ना कुछ रहता है जो सफिशिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो GIT की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं रहते। इसके अलावा बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। लेकिन 8 to 9% ऑफ CFTR जिनमें जो होते हैं दोनों म्यूटेशन दोनों एलीज में बहुत ज़्यादा सेवियर होते हैं और जो फिनोटाइप्स हमारे पास अपीयर होते हैं उसमें पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी होती है।
वहाँ पर क्या होता है, मॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन इन पेट्स होता है, और इसके अलावा जो फिकर लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सही है। तो इस मॉल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ में जो होते हैं लार्ज फोर्स स्मेलिंग स्टूल्स होते हैं, उसकी एबनॉर्मल डिस्टिंक्शन होते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह उसकी, और बच्चे की जो वेट गेन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, सही है, कमज़ोर रहता है बच्चा। इसके अलावा फैट्स की जब मॉल एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होगा, प्रोटीन्स की वजह से तो ये हो गई, सही है। फैट्स की वजह से क्या होता है, ए विटामिनोसिस होते हैं, यानी कि विटामिन डिफिशियंसी डिजीज डेवलप होते हैं, विटामिन ए की भी, विटामिन डी की भी, ई की भी और के की भी। अब माल प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होते हैं तो इसी तरह हमारे जो खून है उसमें प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसको हम हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं, सही है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एडिमा डेवलप होगा, डायरिया डेवलप होगा और रेक्टल प्रोलेप्स होगा। हमारे जो रेक्टल रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन के, उसमें क्या हो जाएंगे, प्रोलेप्सिंग हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, सही है। लेकिन एक और बात, पेनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था वो तो डिफेक्टिव होता था, लेकिन जब लेट पेनक्रियाटाइटिस होता है, सही है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और रेयरली ये होता है, उसमें एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी भी आ जाती है। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, जो इंसुलिन्स और ग्लूकागॉन वगैरह रिलीज करते हैं, वो सेल्स भी डिफेक्टिव हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट बंदे को डायबिटीज़ हो जाते हैं, शुगर लग जाते हैं, सही है। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है, सही है, यानी कि हमारे लंग्स और हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस जो होती है, सही है, या कार्डियो रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं, जिसमें क्रोनिक कफ आ सकता है, परसिस्टेंट लंग इन्फेक्शन होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होते हैं और कोट पल्मोनल होते हैं। हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं एसोसिएटेड विद लंग्स कॉम्प्लिकेशन से है, जिसको कोपल्मोनल कहते हैं। और एज अ रिजल्ट होते हैं 80% ऑफ डेथ जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से होते हैं वो कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं। अब क्या होता है, इन्होंने एक और बात की है एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स की। जब एक बंदा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। मोस्टली जो सेडोमोनास फैमिली होती है, जिसमें जो होते हैं ऑरिजिनोजा है और सीपेसिया होते हैं, जो है 80% में ये होता है और 3.5% में ऑलमोस्ट ये होता है, इसे है 3 to 5% में। और दोनों की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जब यहाँ पर कार्डिक और पल्मोनरी डिजीजेस आ जाते हैं तो इन दोनों की वजह से हमारे लिवर डिजीज डेवलप हो जाती है, जो कि जो लिवर डिजीज है अब थर्ड काज है डेथ की, सही है, वर्ल्ड में। अब डीएनए सीक्वेंसेस हमने की, सही है, इसकी जिससे हमें इस म्यूटेशन के पता चला, तो ये जो थे बिएलिस्टिक म्यूटेशन था और हेट्रोजाइगस। बिएलिस्टिक मतलब यानी कि होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस से हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिल गई, इसी हैं जो पहले लोग सोचते थे उससे थोड़े डिफरेंट थी। पहले लोग ये सोचते कि ये आइडियोपैथिक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये आइडियोपैथिक है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये बिलियस्टिक CFTR म्यूटेशन की वजह से होते हैं। एज अ रीजन हमें क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है और एब्डोमिनल पेन होते हैं। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होते हैं उसमें जो CFTR जीन होते हैं वो कैरियर होते हैं। लोग सोचते थे कि एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अभी हमें पता चला कि इसमें भी सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह जो हमारे साइनसेस होते हैं उसमें डिफरेंट पोलिप्स डेवलप होती है, सही है। तो ये किस चीज़ की रिजल्ट में आ गई, डीएनए सीक्वेंसेस की रिजल्ट में आ गई, सही है। इसके अलावा हमने इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना तरक्की की है। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हैं, जिसमें इन कॉम्प्लिकेशन के लिए हमने एंटी माइक्रोबल थेरापी की, जहाँ पर हमारी जो एयरवे है उसमें डिफरेंट इन्फेक्शंस होती है। पेनक्रियाज में इन्फेक्शन होता था, सही है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए रिप्लेसमेंट हमने की और हमने लंग्स के लिए बायलेटरल दोनों साइड पर ट्रांसप्लांट की, सही है। लेकिन इसके अलावा कुछ ड्रग्स प्रोड्यूस हो गई जिसको हम कहते हैं CFTR पोटेंशिएटर्स। ये क्या करते थे कि जो G155D म्यूटेशन होता है ना, ये इस पर अटैक कर देते हैं। इस म्यूटेशन से क्या होता था कि जो CFTR चैनल था वो डिफेक्टिव होता है, सही है। जब ये इस म्यूटेशन को ब्लॉक कर देते हैं तो हमारा जो CFTR जीन होता है वो म्यूटेशन फिर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्लोराइड आयन कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं, पार्शियली रिस्टोर होते हैं आयन ट्रांसपोर्ट की जो मेन नॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं, कंप्लीटली नहीं। इसके अलावा हमने जो CFTR पोटेंशिएटर ड्रग्स थे इसके साथ कुछ और ड्रग्स जो होते हैं इस्तेमाल की कम्बिनेशन में। ये क्या कर देते हैं, जो CFTR म्यूटेटेड जीन से उनको मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो मेनली म्यूटेशन होता था वो कहाँ पर होता था, वो होता था ट्रांसपोर्ट में। ये गोल्जी अपरेटस में बन गया, लेकिन मेम्ब्रेन तक जब ये जाते थे वहाँ पर म्यूटेशन हो जाता था और ये हमारे मेम्ब्रेन में फिट ही नहीं होती थी, सही है, ताकि ये आयन को ट्रांसपोर्ट करे। तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स होते हैं ये इस चीज़ को सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आयन का ट्रांसपोर्ट था वो और भी इम्प्रूव हो गया। अब यहाँ पर ये जो समरी पॉइंट है ये सारे के सारे MCQs है। सबसे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। म्यूटेशन कहाँ पर होते हैं, CFTR जीन में होते हैं, जो CF ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर चैनल्स को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। प्रिंसिपल डिफेक्ट्स क्या होते थे, क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो स्वीट था उसमें हाई साल्ट कंसंट्रेशन होता था, सोडियम इन क्लोराइड्स की, और जो रिस्पिरेटरी एंजाइटी की सिक्रेशन था वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता था। CFTR म्यूटेशन जो होता था ये कौन सी पोजीशन पर होता था, 508 पर, और कौन सा फिनाइल एनानिन अमीनो एसिड है, इस वजह से इस म्यूटेशन को कहते हैं डेल्टा F508, जिसकी वजह से डिफरेंट मल्टी सिस्टम डिजीज पैदा होते थे जो कि माइल्ड से लेकर सेवियरिटी तक रेंज करती हैं।
और एज अ रिजल्ट क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होती थी, जिसकी वजह से पल्मोनरी इन्फेक्शन होता था, या और इसमें स्पेशली रेजिस्टेंस होता था सीडोमोनास फैमिली को, बोरहोल्डेरिया स्पीशी की कौन से वही होते से ब्रोंकिक्टिस होता था, और राइट हार्ट की पेलेवर होता था, सही है, यानी कि फेल हो जाता हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब एडल्ट्स में क्या क्या होता था, एडल्ट्स में पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी होता था, और हमारा जो वास डिफरेंस होता था वो बायलेटरली एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से मेल एंटर इनफर्टिलिटी होती थी, सही है। लिवर डिजीज में क्या होता है, सिरोसिस इन्वॉल्व होता था, और इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के दौरान ये फ्रिक्वेंसी को और भी इंक्रीज करता था। इसके अलावा मालिकुलर थेरापीज थी जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लोराइड आयन को इंक्रीज कर देती, सही है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।